देखिए, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की, यानी कि ठोसों के विद्युत गुण क्या होते हैं। पिछले चैप्टर में सारी स्टडी की कि कोई ठोस है, जब उसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा। इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब कोई भी अपने पास ठोस है या सॉलिड है, जब उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन चीज है इस चैप्टर की, रीढ़ की हड्डी कह दो, कुछ भी कह दो, बैकबोन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हवा वेग। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो कोई भी मेरे पास जो ठोस होता है, आप चालक ले लो, क्योंकि मैं प्रवाह देख रहा हूं विद्युत का, इलेक्ट्रिकल फ्लो देखना है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चालक में ही होती है, कुचालक में और अर्धचालक में होती है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर। कुचालकों की तो बात ही नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है, केवल और केवल चालकों की। अब चालकों के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लीजिए ये कोई चालक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। उस चालक के अंदर कोई भी स्पेशल एरिया ले लो छोटा सा। अब चालक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उनका वेग जोड़ लेंगे v, और जितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे उनका वेग जोड़ देंगे, फिर इधर जाएंगे, यानी कि सभी दिशाओं में इस एरिया से सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं, जिससे इस एरिया से कुल इलेक्ट्रॉन जितने लेफ्ट साइड जाते हैं उतने राइट साइड जाते हैं, जितने ऊपर की ओर जाते हैं उतने नीचे की ओर जाते हैं। यानी कि चारों दिशाओं में वेग जब जोड़ते हैं तो वो टोटल वेग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते भी करोड़ों की संख्या में है। सबका वेग जोड़ोगे औसत वेग 0 आ जाएगा। ये तो तब है जब बाहर से कुछ नहीं लगाया। अब इसको जोड़ देते हैं जी बैटरी से। जैसे ही दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया, पोटेंशियल लगाया, लगाते ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धन टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन यहां से इस ओर मोशन करेंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन देखिए इस ओर मोशन कर रहे हैं, सबका इस दिशा में एक वेग जुड़ जाएगा। उस दिशा में कुछ होंगे टक्कर करके, कुछ उधर भी जाएंगे टेढ़े मेढ़े, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन 100 में से मान लो 90 इलेक्ट्रॉन इस ओर ही आएंगे, जिससे इस ओर एक वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी। नेट वेग इस ओर स्थापित हो जाएगा, और उस वेग का नाम ही पड़ा है अपवाह वेग। उन सब वेगों को जोड़ के औसत वेग निकाल लेंगे। अब देखते हैं अपवाह वेग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने गति करना शुरू किया, वो टक्करें करता है ऐसे। प्रत्येक बार हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। यहां पे वो पहली टक्कर करता है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन पहली टक्कर करता है, और पहली टक्कर के बाद वो रुक जाएगा, यानी कि उसका हर टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग u जो होगा वो 0 होगा। जब भी जैसे ही इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा वो रुक जाएगा, और रुकते ही उसका वेग 0 हो जाएगा। दोबारा विद्युत क्षेत्र उसको भगाएगा, विद्युत क्षेत्र उसको गति देगा। विद्युत क्षेत्र जो है वो गति देगा, तो आप कह सकते हो न्यूटन के सेकंड लॉ से कि F बराबर ma होता है, और ma फोर्स कौन लगा रहा है, x डायरेक्शन में मान लो विद्युत क्षेत्र है, ये ma बल या ma x या सीधा ma लिख दो, जो भी लिख दो, x डायरेक्शन ले लो तो ma x लिख दो। ये कौन देगा, ये विद्युत क्षेत्र देगा QE, यानी कि जो भी बल लग रहा है, जो भी बल F लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि मैंने इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगाया और इस तरफ लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे पॉजिटिव की ओर, लेकिन वो सीधी गति कर नहीं सकते। रास्ते में गति करते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनसे टक्करें करते जाएंगे। अब जब तक वो दूसरी टक्कर करे तब तक वो अधिकतम वेग प्राप्त कर लेता है VD1 प्राप्त करके टक्कर मारते ही फिर रुक जाता है u बराबर 0। जब तक वो टक्कर मार के इधर गया मान लो, अब इधर जाते जाते जब तक वो अगली टक्कर करेगा तब तक वो वेग प्राप्त कर लेगा VD2, लेकिन यहां पहुंचते फिर 0 वेग। फिर वो टक्कर करता है, फिर वो जाना तो उधर है, लेकिन टक्करों की वजह से वो इधर उधर गति करेगा, उसकी मोशन पे फर्क पड़ेगा। यहां पहुंच गया, यहां पहुंचते ही वेग हो गया VD3, लेकिन यहां पे फिर रुक गया जाके u0। फिर इस तरीके, फिर इसको पॉजिटिव खींचेगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से वो बार बार टक्करें करता रहेगा। VDN ले लो, nवीं टक्कर, और अंत में वो यहां पहुंचेगा टक्करें करते हुए।
ये सारे के सारे जो वेग हैं, दो क्रमागत चक्करों के मध्य प्राप्त किए गए वेग, वेलोसिटीज गेन्ड इन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसिव कोलिजन्स, उन सब वेगों को जोड़ के कुल चक्करों का भाग दे देंगे, वो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, अपवाह वेग, वो मिल जाएगा हमें जी अपवाह वेग vd। तो अपवाह वेग vd क्या मिलेगा, vd1, दूसरी टक्कर से पहले vd2 प्राप्त किया, तीसरी टक्कर से पहले vd3, nवीं टक्कर से पहले vdn प्राप्त किया, n का दे दिया भाग, ये हो गया जी vd वेग। अब बात करते हैं अपवाह वेग के बाद औसत संघट्ट काल। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसको कहते हैं एवरेज इंपैक्ट टाइम। एवरेज इंपैक्ट टाइम का मतलब यानी कि औसत संघट्ट काल का मतलब कि एक दो क्रमागत टक्करों के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव जो कोलिजन्स हो रही हैं, उनके बीच में वो कितनी टाइम लगता है, उसको एवरेज कितना टाइम लगता है। देखो पहली टक्कर की जब उसने यहां से यहां तक, पहली टक्कर करने में यहां से यहां मानो उसको टॉ1 टाइम लगा, टॉ1 टाइम, दूसरी टक्कर में टॉ2 टाइम, तीसरी टक्कर में टॉ3, nवीं टक्कर में टॉn टाइम लगा, तो कुल जो सभी टाइमों का जोड़ होगा वो टॉ बार होगा, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3, टॉn टक्करें करता है वो, तो n टक्करों के सभी समयों का जोड़ करके उसमें n का भाग दे देते हैं, वो आ जाता है औसत संघट्ट काल। अब आता है माध्य मूल पथ। ये भी बहुत आसान हो गया, तीन ही चीजें होती हैं, वेग, दूरी और समय, तीन ही चीजें होती है, वेग, दूरी और समय। वेग वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस। वेलोसिटी लिख दी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम आ गया इंपैक्ट टाइम या संघट्ट काल। अब रह गया पथ, तो हो गया माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ को लैम्डा से लिखेंगे। मान लीजिए वो जब पहली टक्कर में वो चलता है λ1 ये, दूसरी टक्कर में चलता है λ2, तीसरी टक्कर में λ3, nवीं टक्कर में λn चलता है, तो सारे λ1, λ2, λ3 को जोड़ के जब आप λn करके n का डिवाइड करते हो, तो ये जो आंसर आता है ये होता है माध्य मुक्त पथ। अब बात करते हैं पहली टक्कर के बारे में। ये इक्वेशन से a आ जाएगा, a कितना आ गया, QE बटा m आ गया, यहां से a आ गया इक्वेशन नंबर 1। अपवाह वेग भी आपको पता चल गया, औसत संघट्ट काल भी पता चल गया, माध्य मुक्त पथ भी पता चल गया। अब हमें क्या चीज करनी है, इतना कुछ पता चल गया, अब हम लगाते हैं जी गति की प्रथम समीकरण, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाओगे तो इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at। ध्यान दो, u प्रारंभिक वेग है, कोई भी टक्कर हो रही है, हर टक्कर से पहले जब चलना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन तो उसका वेग 0 हो रहा है। हर टक्कर चलना शुरू करता है तो 0 वेग से शुरू कर रहा है, यानी कि u तो पक्का है, प्रत्येक टक्कर में 0 है। उसके बाद v प्रत्येक टक्कर में vd1, vd2, vd3 चलता जाएगा। आप कह सकते हो कि v vd1 है पहली टक्कर में, a सबके लिए समान है, कितना QE बटा m दिया हुआ है, और t पहली टक्कर में टॉ1 है, यहाँ पुट कर दीजिए vd1 इज इक्वल टू 0 प्लस इसका मान QE बाई m इंटू टॉ1। दूसरी टक्कर में vd2 इज इक्वल टू 0 प्लस QE बाई m इंटू टॉ2। तीसरी टक्कर में vd3 बराबर 0 प्लस QE बाई m इंटू टॉ3। डैश डैश करके आप nवीं टक्कर में लिखोगे vdn बराबर 0 प्लस QE बाई m इंटू टॉn। सबको जोड़ दोगे, ये फॉर्मूला लगा के आता है 1 से आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको 1 ये थी, आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। 2 का यूज करके आप vd इज इक्वल टू vd1 प्लस vd2 प्लस vd3 सबको जोड़ देंगे vdn तक, n का कर देंगे डिवाइड। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, देखो 0 0 0 कोई मतलब नहीं, QE बाई m QE बाई m QE बाई m कॉमन आ जाएगा सब में से, vd बचेगा 0 प्लस QE बाई m कॉमन, n का भाग आ जाएगा टॉ1 टॉ2 डैश डैश टॉn तक जुड़ के उसमें n का भाग चला जाएगा, कभी नीचे n समझ रहे हो, यानी QE बटे m सब में से कॉमन आ जाएगा, सबको जोड़ोगे टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉn बचेगा और n का आ जाएगा नीचे भाग, जोड़ा ऊपर नीचे भाग है,
ये चीज क्या है, यहां से देखिए टॉ बार है, समीकरण फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से ये टॉ बार है, तो वीडी आपके पास आ जाएगा क्यूई बाय एम इंटू टॉ का बार। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए अपवाह वेग आ जाता है, अपवाह वेग जो वीडी आया है उसके नीचे ई लेके आइए। जब वीडी के नीचे ये इक्वेशन एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, वीडी के नीचे ई को ले आइए, बच गया क्यू बाय एम इंटू टॉ बार। ये जो वीडी बाय ई होता है इसको कहते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता, इसको कहते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता। तो गतिशीलता आपके पास क्या आ गई, वीडी बाय ई, जिसको आप म्यू से लिखोगे, ये आ गई क्यू बाय एम इंटू टॉ बार। तो गतिशीलता क्या होती है, एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होती है, मोबिलिटी। आप डेफिनेशन बना सकते हो, एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग गतिशीलता कहलाती है। तो गतिशीलता या मोबिलिटी क्या हो गई, गतिशीलता कहलाती है। कोई भी पूछे मोबिलिटी क्या होती है, यानी कि द वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, जितनी एनर्जी वो उसको मिल जाएगी, जितनी वेलोसिटी मिल जाएगी, वही उसकी क्या होती है, मोबिलिटी होती है। अब इसका डेरिवेशन जो है आगे और है, फिर आगे और डेरिवेशन करेंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पढ़ेंगे अब, ये टॉपिक जो है यहां तक हमने अपवाह वेग के बारे में मेन चीज पढ़ ली। अब अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अपने पास इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रिलेशन बनाएंगे। यानी कि क्या लेगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये टॉपिक रहेगा अगला। देखिए इसके लिए देखो भाई, मान लेता हूं एक चालक है और ये चालक जो है बेलनाकार चालक है, और इस बेलनाकार चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, और इस चालक की लंबाई है स्मॉल एल। इसका काट क्षेत्रफल है कैपिटल ए, यानी कि आप कह सकते हो पाई आर स्क्वायर। अगर ये बेलन है, एल लंबाई का कोई सिलेंडर हो और उसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो उसका वॉल्यूम या आयतन क्या हो जाएगा, आपको भी पता है पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है ये वाला एरिया, और इसको मैं कह रहा हूं ए है, ए को मैं पाई आर स्क्वायर कह रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर को ए लिख दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू एल। इतनी बात क्लियर होगी, वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू एल, क्योंकि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, उसको लिख दूंगा ए इंटू एल। अब क्या करेंगे, इसके सिरों के बीच में मैं वी विभवांतर लगा देता हूं, वी पोटेंशियल लगा देता हूं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन करेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करेंगे। कितने वेग से मोशन करेंगे, आपको भी पता है वी डी वेलोसिटी से मोशन करेंगे, जो उनका एवरेज वेलोसिटी है। कोई पूछे इस एंड से लेके इस एंड तक आने में कितना टाइम लगेगा या वेलोसिटी क्या होगी, आपको भी पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आप निकालोगे, अपवाह वेग जब निकालोगे, तो अपवाह वेग होगा वीडी बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है जी, एल। टाइम कितना लग रहा है जी, मान लीजिए टी टाइम लग रहा है, टी टाइम आप कह सकते हो, तो आपको पता चल गया एल हो जाएगा जी वी डी इंटू टी। ये भी इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन जरूरी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दो समीकरणें आ गई जो काम आएंगी। इतनी चीज आसान है। मान लीजिए जो एक चालक है उसके एकांक आयतन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, एन मॉलिक्यूल है, एन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। अगर उसके 1 मीटर क्यूब में एकांक आयतन में एन मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, बता सकते हो आप, n इंटू वॉल्यूम से गुणा हो जाएगा कि नहीं। अगर एकांक आयतन में n अणु है, n इलेक्ट्रॉन है, तो v आयतन में n गुना v हो जाएंगे, और v मेरे पास पहले से है, an है, NaN क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां पर वेयर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाए तो आप चार्ज या आवेश ज्ञात कर सकते हो। चार्ज या आवेश आ जाएगा Q बराबर Ne, और N का मान ये रहा NeAl आ जाएगा आपके पास, Q का मान NeAl आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए धारा निकालनी है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट, पता ही है, I बराबर Q बटे T होता है। आपको Q तक मिल गया, Q का मान रख दीजिए NeAl बाई T, और L बाई T को देखिए ध्यान से, ये Vd होता है। 12वीं क्लास में जो डेरिवेशन करते हैं वही डेरिवेशन दोबारा यहाँ पे आ ढंका, और उत्तर क्या आ गया, L बटे T को आप आराम से लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके L बटे T को आप लिख सकते हो Vd, तो ये आ जाएगा NeAVd 1 से। इक्वेशन 1 का यूज करके ये आ गया, यानी कि आपके पास I क्या आ गया, NeAVd आ गया, ये आ गया जी। एक तो फॉर्मूला ये मिल गया आपको, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया का डिवाइड कर देंगे करंट के अंदर, तो करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और इसको J से लिखते हैं, तो धारा घनत्व यहाँ पे करंट अपॉन एरिया कर देना है, और करंट अपॉन एरिया मतलब I अपॉन A, I का मान ये रहा, A को नीचे ले आओ NeVd, तो कोई भी J पूछ ले, J की वैल्यू क्लियर हो गई हमारे पास, NeVd पे सदिश लगा सकते हो, NeVd आपके पास J आ गया, और इस तरीके से धारा घनत्व J मिल जाता है। अब देखिए धारा घनत्व तक का फॉर्मूला हमने बहुत बार निकाला है, आपने फर्स्ट ईयर में भी किया था, और हम क्या करते हैं इसको 12वीं क्लास में भी करते हैं। और अब अपने क्या करेंगे, वही चीज जो हमने गतिशीलता पढ़ी है उसकी बात बाद में करते हैं। उससे पहले हमें निकालनी है जी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब चालकता, उसके लिए लगाऊंगा मैं ओम का नियम, और ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के 2 रूप है, मैं ये वाला रूप यूज करूंगा, J बराबर सिग्मा E। सिग्मा मुझे निकालना है, सिग्मा आ जाएगा J बाय E, और J का मान हमें पता है, ये रहा NeVd, ये हो जाएगा NeVd। NeVd आपके पास J का मान आ गया, ये आपके पास सिग्मा आ गया, और Vd बटे E को क्या लिखोगे, Vd बटे E न्यू होता है गतिशीलता, मोबिलिटी। इसका मतलब आंसर आ जाएगा सिग्मा बराबर Ne म्यू आ गया, ये सिग्मा और म्यू के बीच में संबंध आ गया, ये J और Vd के बीच में संबंध आ गया। ये जो सारा पार्ट है आपका अपवाह वेग वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सारा पार्ट जो है, इस तरीके से इसके 2 पार्ट बन गए। पहले पार्ट में क्या आ गया आपके पास, जो हमने परिभाषा की थी में, दूसरे पार्ट में J का Vd के साथ संबंध स्थापित करना था। ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया।